हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो आज मैं आप लोगों को क्लासेस करवाना चाह रहा था आगे का। तो पंप अभी हम लोग पढ़ रहे थे, प्रीवियस क्लास में आपने पंप पढ़ा। पंप का बेसिकली मैंने जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो कवर कर दिया है। पंप क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के होते हैं, सम्प क्या होता है, सम्प कितने टाइप के होते हैं, सब के रिलेटेड जो जो डाटा पूछा जा सकता था और जो जो किताब में अलग अलग किताबों से निकालने के बाद मिला वो डाटा मैंने एक बार में आपको लिखवा दिया था। अब देखिए, पंप को अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत डीप है पंप। पंप का जो चैप्टर है काफ़ी डीप है। अगर आप गेट लेवल पे जाना चाहते हो तो गेट लेवल का भी पढ़ाई हो सकता है। और अगर आप अभी माइनिंग सरदार ओवरमैन के लिए जो इनफ है या जितना ज़्यादा जा सकता है, मैं उस लेवल तक आपको अभी करवा दे रहा हूँ। आप लेकिन आप कहिएगा तो मैं पूरा और भी डिटेल में करा दूंगा, बट चूंकि अभी आपके पास समय का अभाव है, इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि कुछ चीज़ जो आपको समझ में नहीं आए उसको रट लीजिए, ठीक है। ऐसे तो मैं रटने कहता नहीं हूँ, मैं खुद समझाता हूँ, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि उसमें समय काफ़ी देना पड़ेगा। इसीलिए सजेशन है मेरा कि कुछ चीज़ जो आपको समझ में ना आए उसे रट लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। कॉपी निकालिए और छापना शुरू कीजिए। पहले ही हम लिखवा चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो नहीं लिखवा है उसके बारे में आपको हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, और एक और चीज़ यार, पंप पंप का जो वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ उसका क्लास ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जैसे कि वादा किया था कि मैं आप लोगों का पंप और ओपन कास्ट का न्यूमेरिकल, अंडरग्राउंड का न्यूमेरिकल, रिक्लेमेशन, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा बड़ा टॉपिक है, वो मैं कवर करा दूंगा। तो मैं करवा रहा हूँ अपने वादे के हिसाब से, ठीक है। तो पंप भी आज कल में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तो और कुछ बचेगा नहीं ज़्यादा, ठीक है। फिर प्रैक्टिस ही रह जाएगा जो अपना खुद से कीजिएगा, ठीक। ओके, तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको मैं लिखवाना चाहता हूँ। पहले लिखिएगा हेड। हेड क्या होता है मैंने बताया था कल प्रीवियस क्लास में, जितना दूर तक पानी जितना हाइट तक फेंकता है उसे हेड कहते हैं। हेड निकालना होता है तो आप ऊपर में प्रेशर डिवाइडेड बाय एरिया करते हैं, तो इसको हेड कहते हैं। हेड का एक और फॉर्मूला है, वो भी लिख लीजिएगा। हेड का फॉर्मूला है प्रेशर, प्रेशर इंटू 231 बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब अगर पंप से न्यूमेरिकल देगा ना तो कुछ इस टाइप का न्यूमेरिकल दे सकता है। जैसे मान के चलिए पूछ देगा क्वेश्चन कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कि मान लीजिए एक पंप है, पंप का जो नाम है वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। पंप जो है वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का पंप है, ठीक। तो उस पंप से एक फ्लूइड को फ्लो किया जा रहा है। फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1, ठीक है। इसके बाद इसका प्रेशर कितना है? प्रेशर है, मान के चलिए प्रेशर मैं छोटा ले लेता हूँ, 10 पास्कल। अब आपको बताना है कि बताओ भाई उसका हेड कितना होगा। तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन देखेंगे ना एग्जाम में तो आप घबरा जाएंगे। क्यों घबरा जाएंगे? क्योंकि आप तो पढ़े नहीं है इसको। आपको फ्लूइड तक नहीं पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रेशर, ये सब कुछ पता नहीं है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। हेड बराबर होता है प्रेशर डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। देखिए, मैं न्यूमेरिकल पढ़ाना शुरू किया ना अंडरग्राउंड का ओपन कास्ट, तो बहुत सारा बच्चा भाग गया क्लास छोड़ के, है ना। क्योंकि सर आप बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, आप गेट लेवल का पढ़ा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। तो एग्जाम दो बाबू, एमसीएल का एग्जाम है ना आपका। 21 तारीख को आपका परीक्षा है, 21/2/2023, ये एग्जाम डेट है आपका। इस एग्जाम डेट में जब आप परीक्षा दे देंगे ना, उसके बाद आपको जरूर समझ में आएगा कि हम इतना डिटेल में, इतना डीप में डीजे देशमुख ये वो इतना सारा क्यों पढ़ा रहे हैं आपको। और आपको लग रहा है कि एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा समय देते हैं, तो जिस टॉपिक में समय देना चाहिए हम उसमें देते हैं। ओपन कास्ट चैप्टर में बहुत दिन पढ़ाएं, लंबा चला आपका। एक्सप्लोसिव चैप्टर काफ़ी लंबा चला, जिसमें जितना समय देना चाहिए उसी हिसाब से उसमें हम समय देते हैं, ठीक है। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम दे लीजिए पहले, ठीक है। आप एग्ज़ाम दे लीजिए पहले, एग्ज़ाम देने के बाद 21 तारीख को आप मेरे को याद कीजिएगा। जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और हम कॉन्सेप्ट 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 क्यों कहते हैं। खैर बढ़ते हैं आगे। तो प्रेशर, प्रेशर ऊपर में आपको लिखना है 10, नीचे लिखना है एरिया 1, यानी कि 10 मीटर आपका हेड हो जाएगा। 10 मीटर क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। कुछ इस टाइप का अगर सिंपल न्यूमेरिकल पूछ देगा ना तो पंप में आपसे नहीं बनेगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, लिखते जाइएगा। डेंसिटी बराबर, डेंसिटी बराबर एरिया, मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी, डेंसिटी अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम हो जाता है डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। चलिए, उसके बाद अब कुछ कुछ पॉइंट हम लिखाते जा रहे हैं, अब लिखते जाइएगा, कोई सवाल जवाब नहीं, लिखते जाइएगा।
ठीक है, बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगा। लिख सकते हैं प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम लेवल in a liquid are at rest are equal। इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलिए एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप कहीं मोटा हो सकता है, कहीं पतला भी हो सकता है। मान के चलिए यहाँ पे 10 mm मोटा है, इधर पे 20 mm मोटा है, इधर पे 30 mm मोटा है, ठीक है। तो कहा गया है कि मान के चलिए फ्लूइड इसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये रेस्ट में है। ये किस में है, रेस्ट में है, मतलब पानी एक जगह पे ठहरा हुआ है। तो उस कंडीशन में चाहे आप पतला वाला 5 mm के पास जाके प्रेशर नापिएगा, चाहे आप 10 mm के पास प्रेशर नापिएगा, चाहे आप 20 mm के पास प्रेशर नापिएगा, ये सभी प्रेशर बराबर होंगे। ये सभी प्रेशर क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। प्रेशर जो है ये आपका एक्स वाई जेड कर दे रहे हैं इसको, प्रेशर जो है वो तीनों जगह पे बराबर होगा अगर रेस्ट पे है। तो अगर क्या है, अगर मेरा फ्लूइड जो है अगर रेस्ट पे है, तो इस कंडीशन में एक पाइप में चाहे कितना भी डायमीटर हो, डायमेंशन हो, रेस्ट में होगा तो प्रेशर इक्वल होगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब आगे पॉइंट लिखते हैं, समझते जाइएगा, क्योंकि ये सबको लिखना जरूरी है, ये सब नोट्स का भी काम करेगा आपके लिए। अरे यार एक मिनट, रबड़ भी अच्छे से काम नहीं कर रहा, कभी कभी रबड़ पेन बन जा रहा है, एक मिनट। तो लिखिएगा द लिक्विड प्रेसेस द लिक्विड प्रेसेस vertically upward with a force equal to weight of the liquid dispatched। डिस्प्लेस्ड, सॉरी डिस्प्लेस्ड है, डिस्पैच्ड नहीं है, डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नॉन एज आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है समझिएगा, बोला गया कि मान के चलिए एक गिलास में आप पानी डाल के रखें, या एक बीकर पकड़ के चलिए, ये क्या है, एक बीकर है। इस बीकर में आपने क्या किया, इस बीकर में आप पानी भर के रखे हैं इतना दूर तक पानी भर के रखे हैं। और इस बीकर में क्या है, ml नापने वाला है, मान के चलिए 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, और 50 ml पानी भरा हुआ है। इसमें कितना ml पानी भरा हुआ है, 50 ml पानी भरा हुआ है। एक बीकर लिए, उसमें आप 50 ml पानी भर के रखें। इसके बाद बोला गया है कि एक कोई चीज है, जैसे मान के चलिए एक ठो हम कोई चीज इसमें डुबा दिए, मान के चलिए एक ठो लकड़ी का टुकड़ा हम इसमें डुबा दिए, थोड़ा भारी लकड़ी का टुकड़ा था, इसमें डुबा दिए। तो जैसे ही लकड़ी का टुकड़ा डूबेगा, इसका जितना भी वेट होगा ना, अगर इसका वेट ज्यादा है तो ये जो पानी का लेवल है ये ऊपर आने लगेगा, पानी का लेवल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो अब आ गया 60 ml पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ml का जो डिफरेंस आया वो क्यों आया भाई, वेट ऑफ द लकड़ी के कारण, वेट ऑफ द मटेरियल के कारण, जो मटेरियल उसमें हम डुबाए हैं उसके कारण आया है। समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। आप घर में एक्सपेरिमेंट करके तो जरूर देखे होंगे, बचपन में खेले होंगे। एक वो बड़ा सा बाल्टी होता है, बाल्टी में पानी रहता है कम, जैसे उसमें हाथ डुबाते हैं, बाल्टी का पानी का जो लेयर है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, आप देखते हैं कि पानी तो ऊपर तक आ गया। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा होता है आर्किमिडीज सिद्धांत के कारण, आर्किमिडीज सिद्धांत के कारण। यानी कि जो पानी का लेवल ऊपर आया है वो ऊपर क्यों आया है, वो वजन के कारण आया है, वेट ऑफ द मटेरियल के कारण आया है। अब हम एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। पहले के ज़माना में यही आर्किमिडीज सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता था भारी चीज़ों का वजन करने के लिए। कैसे होता था समझाते हैं आपको। नदी में जो पानी है, नदी में जो शांत नदी होता है ना, कुछ नदियाँ होती हैं जो शांत होती हैं, या कुछ झीलें होती हैं, ठीक है, या तो कुछ तालाब होता है, ठीक, ये सब जनरली शांत होता है। तो जो शांत नदी है, झील है, तालाब है, जिसका पानी लगता है कि एकदम बराबर है, बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, उस जगह पे क्या किया जाता था, एक नाव रखा जाता था, नाव, और उस नाव में भारी चीज को रखा जाता था, भारी चीज को रखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हाथी का वजन करना है, घोड़ा का वजन करना है,
ठीक है, कोई बड़ा जानवर का, ऊँट का वजन करना है, कोई बड़ा चीज़ का वजन करना है, कारखाना का कोई सामान है, कारखाना का कोई सामान है, उसका वजन करना है, तो उस टाइम क्या किया जाता था, उसको उस नाव में रखा जाता था। पहले तो पानी का लेवल जितना है नाव में नाप लिया गया, मान के चलिए पानी का लेवल नाव में, तालाब में पहले नाव का वजन नाप लिया गया, नाव का मान के चलिए नाव के डूबने से 5 एमएल तक आया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ऐसे-ऐसे रीडिंग बना रहता था, नाव के ही किनारे पे रीडिंग बना रहता था लकड़ी से कुरेद-कुरेद के ऐसे। ठीक है, उसमें लिखा रहता था 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके। तो 5 एमएल बराबर मान लिया जाता था कि 5 एमएल बराबर 50 किलो। 10 एमएल डूबा यानी कि इसका मतलब है कि 100 किलो, 20 एमएल डूबा इसका मतलब हो गया 200 किलो। ऐसे कर करके एक वजन रहता था, एक स्केल रहता था जो इसमें लिखा रहता था नाव का साइडिंग में, है ना? जो आपका नाव होता है, इसका साइड में ऐसे स्केल बना रहता था, दोनों साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में भी। अब क्या किया जाता था, इसके सेंटर में सामान को रखा जाता था। मान के चलिए हाथी है, तो हाथी को हम सेंटर पे खड़ा कर देंगे। खड़ा करने के बाद देखेंगे कितना डूबा, उतना जब डूबा मान के चलिए डूब गया आपका 100 एमएल। 100 एमएल डूब गया तो इसे मान के चले जाएगा कि 1000 किलो हाथी का वजन होगा, 1000 किलो हाथी का वजन होगा। कुछ इसी प्रकार से वजन नापा जाता था पुराना पद्धति में, पुराना जमाना में ऐसे ही वजन नापा जाता था। ठीक है, तो इस कौन सा सिद्धांत पे बेस था? ये सिद्धांत था आर्कमिडीज का सिद्धांत, आर्कमिडीज का सिद्धांत पे बेस था। देखो आज तो आप लोग पंप पढ़ते हैं, आज आप लोग बहुत सारा थ्योरम पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स आज बहुत कमजोर है, लेकिन एक जमाना था जब फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ज्यादा तेज हुआ करता था, खासकर भारत में। भारत में जितनी भी शहर बसती थी वो नदियों के आसपास में बसती थी। सभ्यता के बारे में आपको पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सभी सभ्यताएं सिंधु नदी के आसपास या उसका जो ट्रिब्यूटरी नदियां हैं उसके आसपास में बसी थी। ये आपको पता होगा। वो क्यों बसी थी? क्योंकि वजन भी करना है, आपका ट्रांसपोर्ट भी उसी से होता था, है ना? हवाई यात्रा होता नहीं था, या तो रोड वाला यात्रा होता था पैदल वाला, या तो आपका ट्रांसपोर्ट जल के थ्रू होता था। इसीलिए ये सभी सिद्धांत लोगों को पहले से पता था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, और हम लोग को लगता है बहुत भारी चीज है। सिंपल भाषा में समझा जाए तो सब आसान चीज है। आई होप अब आपको आर्किमिडीज सिद्धांत बहुत ही आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आर्किमिडीज आपने समझ लिया, अब आते हैं बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, चलिए स्पेलिंग इसका शायद बर्नौली ऐसे कुछ होगा। एक मिनट हम लिख के रखें, कॉपी मुझको देख लेने दो यार, कहीं पोपट ना हो जाए लिखा दे कुछ। चलो, बर्नौली, हाँ डबल एल एस, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है समझते हैं इसको। बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बराबर कांस्टेंट, ये कहता है। अब ये क्या चीज है इसको समझते हैं। स्टैटिक प्रेशर कहते किसको, स्टैटिक प्रेशर कहते किसको? मान के चलिए एक गिलास लिए आप, इस गिलास में आप पानी डालें, कितना पानी डालें? 1 लीटर पानी भर दिए इस गिलास में, तो 1 लीटर पानी का वजन कहीं तो पड़ रहा होगा ना भाई। इसके चारों तरफ प्रेशर पड़ रहा होगा, जो कंटेनर है कंटेनर के चारों ओर प्रेशर तो पड़ रहा होगा, है कंटेनर के चारों ओर प्रेशर तो पड़ रहा होगा। इसी प्रेशर को, चूंकि ये गिलास में भरा हुआ है, ठहरा हुआ है, पानी हिल नहीं रहा है, तो इसी प्रेशर को आप कहेंगे स्टैटिक प्रेशर। सिंपल साधारण भाषा में समझिए, अगर टेक्निकल वर्ड को पकड़ने जाइएगा तो इसका कुछ अलग ही मीनिंग निकल जाएगा। सिंपल साधारण शब्दों को समझिए, हमको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है। स्टैटिक प्रेशर ठहरा हुआ पानी के चलते जो प्रेशर लगता है। डायनेमिक प्रेशर, नदियां हैं, नदी घूम रही है, रिवर है, रिवर रिवर चल रही है, बह रही है, बह रही है, बह रही है, तो उसके कारण जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसके कारण जो प्रेशर लग रहा है उसके हम लोग क्या कहेंगे? डायनेमिक प्रेशर कहेंगे। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगती है। नदियां हमेशा ढलान की तरफ बहती है, आप पानी उझलिएगा तो पानी हमेशा ढलान की तरफ बहेगा। आप लेटरिन बाथरूम बनाते हैं तो जो नल, जो आपका छेदा रहता है जहां से पानी बाहर आ रहा है, वहां को उसको आप ढलान की तरफ रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं भाई? यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण रखते हैं। यानी कि ग्रेविटी के कारण जो प्रेशर लगता है पानी में उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। कहा जाता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी जो होता है एक बॉडी में कंजर्व रहता है। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो आपके बॉडी में जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन वो नष्ट नहीं हो सकता, वो खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए
तो बर्नौलीज थ्योरम वही सिद्धांत पे बेस्ड अपॉन एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंडेंट है, स्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मैं फिर से इसको लिखता हूँ और समझते हैं इसको फिर से। चलिए, ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है पंप के लिए। पंप वाला चैप्टर अगर आप खोलिएगा डीजे देशमुख को, या अदर किताब का मुझे आइडिया नहीं है ना, अदर किताब में शायद नहीं दिया होगा, लेकिन एक अच्छा किताब जैसे डीजे देशमुख का वॉल्यूम 3 आप पढ़िएगा तो उसमें आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी जो हम आपको कॉमन भाषा में, बोलचाल का भाषा में समझा रहे हैं। बस वही चीज़ टेक्निकल भाषा में लिखा हुआ आपको मिलेगा, आप खुद खोल के पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, हम आपको क्या बता रहे थे, हम आपको बता रहे थे बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है भाई? बर्नौलीज थ्योरम के बारे में हमने क्या बताया? हमने बताया स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बराबर कांस्टेंट। इसको लिखते जाइएगा, बराबर कांस्टेंट होता है। अभी आपको स्टैटिक प्रेशर का मतलब पता है क्या होता है? स्टैटिक प्रेशर का अगर आप डेरिवेशन लिखने जाएंगे ना, स्टैटिक प्रेशर का अगर आप डेरिवेशन लिखने जाएंगे तो कुछ ऐसा लिखाएगा, P अपॉन रॉ। रॉ क्या होता है? रॉ डेंसिटी होता है। यहाँ पे रॉ जो भी फ्लूइड का आप स्टैटिक प्रेशर निकालना चाहते हैं उसका डेंसिटी होता है, ठीक है। तो इसका 3 फॉर्म होता है, बर्नौली थ्योरम का 3 फॉर्म होता है। एक तो आप एनर्जी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। एक आप हेड फॉर्म में लिखते हैं, पंप के लिए अगर लिख रहे हैं तो हेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और एक आप लिखते हैं प्रेशर फॉर्म में। प्रेशर फॉर्म में मैं तीनों फॉर्म बताऊंगा जो कि किताब में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चल, सबसे पहले ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये एनर्जी फॉर्म में, ये एनर्जी फॉर्म में है, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ। तो स्टैटिक प्रेशर हो जाता है P, यानी प्रेशर अपॉन रॉ, प्लस डायनेमिक प्रेशर हो जाता है वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2, प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाता है GH, यानी ग्रेविटी और अपॉन हाइट। ये हो जाता है आपका एनर्जी फॉर्म में। इसको लिख लीजिएगा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, बराबर कांस्टेंट, अरे यार, बराबर कांस्टेंट। ये आपका एनर्जी फॉर्म में हो गया। ये कौन सा फॉर्म में हो गया? ये आपका एनर्जी फॉर्म में हो गया, ठीक है। एनर्जी फॉर्म में ये हो गया। अभी हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप बस लिखते जाइए, लिखते जाइए, समझ में सब आ रहा होगा आपको। नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब दूसरा फॉर्म लिखते हैं। दूसरा फॉर्म है प्रेशर फॉर्म। प्रेशर फॉर्म, प्रेशर फॉर्म में क्या लिखेंगे? स्टैटिक, स्टैटिक वाला को लिखेंगे P, सिर्फ P, स्टैटिक वाला का सिर्फ P होता है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रॉ अपॉन 2 का V स्क्वायर प्लस रॉ GH इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, ठीक है। यानी स्टैटिक प्रेशर P मानते हैं, रॉ बाई 2 अपॉन V स्क्वायर मानते हैं आपका डायनेमिक प्रेशर को, और रॉ GH मानते हैं आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रेशर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में हो गया? ये आपका हो गया प्रेशर फॉर्म में, ओके। चलिए, अब हम लोग कुछ अलग डायमेंशन उठा लेते हैं, ओके। कलर, अभी एक और आता है हेड फॉर्म। हेड फॉर्म ये इस्तेमाल किया जाता है पंप में, ठीक है। P बाई रॉ G प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस H बराबर कांस्टेंट, बराबर कांस्टेंट। ये आ जाता है आपका इस फॉर्म में, ठीक है। चलिए, मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो, और कुल मिलाकर के जो एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब कांस्टेंट होता है ना। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी इसको देखिए, इसमें आपको लिखना तो तीनों है और याद भी करने का कोशिश कीजिएगा तीनों। डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट पूछ सकता है, फार्मूला बेस्ड तो खैर गेट में पूछता है ना। आपको डायरेक्ट फार्मूला लिख के पूछ सकता है, बताओ कि ये कौन सा थ्योरम है। फार्मूला लिख देगा या बोलेगा बर्नौलीज थ्योरम का कौन सा इक्वेशन है। तो आप तीनों इक्वेशन अगर जानेंगे तो आप आराम से टिक मार सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आगे, ठीक है। अब आते हैं आगे, कुछ कुछ बेसिक बेसिक सा चीज़ मैं आपको पढ़ा देना चाहता हूँ, ताकि, और जो किताब में भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं इधर उधर कहीं से भी पढ़ा रहा हूँ भाई। आप किताब खोल के देखो, मिल जाएगा आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अगर पाइपलाइन के लिए निकाले, कोई पाइप है, उस पाइप के लिए अगर बर्नौली थ्योरम निकालते हैं, ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस बेसिकली P अगर निकालना हो, प्रेशर डिफरेंस निकालना हो, तो उस कंडीशन में V स्क्वायर बाई 2G
माइनस यू स्क्वायर बाई 2g होता है। यानी ये हो गया पहला वाला, फर्स्ट वाला वेलोसिटी, फर्स्ट वाला जहाँ पे आप नाप रहे हैं उसका वेलोसिटी, ये सेकंड वाला का वेलोसिटी, सेकंड वाला का वेलोसिटी, और p जो है ये क्या है, ये प्रेशर डिफरेंस है। समझा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं। मान के चलिए एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, इन दोनों के बीच में प्रेशर में अंतर है। मान के चलिए यहाँ पे 20 प्रेशर पास्कल प्रेशर है और यहाँ पे आपका 50 पास्कल प्रेशर हो गया, ठीक है, 50 पास्कल प्रेशर। आप दोनों को देख रहे हैं 30 पास्कल प्रेशर डिफरेंस है, तो यही प्रेशर डिफरेंस नापा जाता है P से, ठीक है। तो यही प्रेशर डिफरेंस का इक्वेशन दिया होगा किताब में, P बराबर होता है v स्क्वायर, यानी एक को अगर आप मान के चलिए इसका वेलोसिटी को आप v मानते हैं, इसका वेलोसिटी को आप सॉरी इसका वेलोसिटी को u मानेंगे पहला वाला को, और दूसरा वाला को आप v मानेंगे, है ना, जो ज़्यादा वाला है उसको v मानेंगे, तो v बाई 2g माइनस यू स्क्वायर बाई 2g। g क्या है, g ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड भी ले सकते हैं और 9.8 मीटर प्रति सेकंड भी ले सकते हैं, ठीक है। किताब क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया है तो आप 10 मीटर लेके चलेंगे। ओके, चलिए, ये आपका एक बेसिक सा सवाल, बेसिक सा आपका ये चीज़ है, ठीक है। चलिए, अब जो मैं बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, अब आप किताब को रीडिंग डालिए। अब आपको जो रीडिंग डालिएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा जो मैं अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अभी दो चार को फॉर्मूला होता है उसको भी समझिएगा। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू होता है लोड बाय इफॉर्ट, ठीक है। कितना लोड दे रहे हो और कितना इफॉर्ट मार पा रहा है, ठीक। मान के चलिए एक ठो आदमी है, वो आदमी अगर 20 किलो वजन उठाता है ना, तो वो मस्त, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई वजन अच्छा है और काम करने में मजा आता है, काम करने में मजा आता है, ठीक है। अब वही आदमी को अगर हम बोलेंगे 50 किलो वजन उठाओ, पहले अगर मान के चलिए वो 200 मीटर तक जाके आराम से रख दे रहा था, तो अब उसको 100 मीटर में ही दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि वजन आप बढ़ा दिए, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है पंप के भी केस में। पंप में जब आप लोड बढ़ा देते हैं ना, है ना, तो अगर इफोर्ट उसका कम रह जाएगा, है ना, तो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब बेसिकली उसमें इफोर्ट अगर कम मार पा रहा है, इफोर्ट अगर कम कर पा रहा है, सही से इफोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके, चलिए, तो ये आपका एक फार्मूला है, कुल मिलाकर के लिख लीजिए। अगर मान लीजिए देता भी है न्यूमेरिकल तो सिंपल लैंग्वेज में देगा कि हाँ भाई बताओ ये इतना है, ये इतना है, तो ये क्या है ना। चलिए, देखो गेट लेवल पर नहीं जाना चाहते हम, है ना, बार बार अगर अब कहेंगे तो हम घुस जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरा, है ना। अब दो चार को पॉइंट जो किताब में हम नोट किए हैं उसको भी लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो आरपीएम होता है वो जनरली 1450 से लेकर के 3000 आरपीएम के बीच में होता है, 3000 आरपीएम के बीच में होता है। मैं कल क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। आज क्लास कर लीजिए, कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, ठीक है। कल मैं हो सकता है लाइव क्लास लूँ, ओके। तो कल एकदम पंप का धनाधन क्वेश्चन होगा। आप अगर पढ़े होंगे, ध्यान से वीडियो देखे होंगे, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद बोला गया है ब्लेड्स आर यूजुअली कर्व्ड बैकवर्ड, दिस देयर इज नो ऑन ओपनिंग ऑन द सब, जिसको हम लोग आई कहते हैं। ये तो कल हम लोग समझा दिए थे, इसमें कुछ बचा नहीं है डायमीटर। हाँ, अभी एक चीज है, डायमीटर ऑफ इम्पेलर, डायमीटर ऑफ इम्पेलर ये कितना होता है, डायमीटर ऑफ इम्पेलर। तो ये बेसिकली 1/1/2 से लेकर के 3 टाइम्स होता है डायमीटर ऑफ आई का। अब समझिएगा इसको क्या कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने आपको आई के बारे में बताया था, प्रीवियस क्लास में हमने आपको आई के बारे में बताया। अगर आप प्रीवियस क्लास किए हैं तो आपको समझ में आएगा, नहीं किए हैं, पंप का दोनों क्लास में से एक भी क्लास मिसिंग है, तो आपको कोई समझ में नहीं आने वाला है। आप जाके पहले क्लास कीजिए, रेगुलर रहा कीजिए। आप कहते हैं क्लास नहीं करवा रहे, लगातार वीडियो डाल रहे हैं यार, पंप पंप का पढ़ पढ़ के निकाल निकाल के डाल रहे हैं, मेन मेन टॉपिक आपका कवर कर दिए, पूरा सिलेबस निपटा दिया, आप कह रहे पढ़ा नहीं रहे, है ना। तो ऐसा मत बोलो, जाके देखो पहले, ठीक है। डायमीटर ऑफ इम्पेलर, मान के चलिए ऐसा है कि एक इम्पेलर है, उसका डायमीटर कितना होगा ये आपसे पूछा गया, खाली बताया गया जो आई है जहां से पानी घुसता है ना, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो बीच वाला पोर्शन होता है, ठीक है। ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, इसको कहते हैं आई, जहां से पानी घुसता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जहां से पानी घुसता है उसको आई कहते हैं। तो यही बोला गया है, आई का जो डायमीटर होगा ना, इस आई का डायमीटर अगर आपको पता है तो आप वो भी निकाल सकते हैं, डायमीटर ऑफ इम्पेलर भी निकाल सकते हैं, ओके। चलिए, अभी हम लोग उसी पे आते हैं, डायमीटर ऑफ इम्पेलर, है ना, ओके।
जस्ट अ सेकंड। चलो, मान के चलिए आपको बोला गया है कि डायमीटर, पहले बोला गया ऐसे क्वेश्चन ऐसे लिखेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी जगह पे, कोई डिस्ट्रिक्ट लिख देगा, कोई डिस्ट्रिक्ट में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो उसका आई है, उसका डायमीटर, आई का जो डायमीटर है वो मान के चलिए दिया हुआ है 20, 20 अगर दे देंगे 20 दूनी, ठीक है, ओके, 20, अगर चलिए 20 mm दे दिया है, 20 mm बहुत छोटा हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 20 ठीक है, चलो 20 mm दे दिए हैं। तो अब बताओ इसका डायमीटर ऑफ इम्पेलर कितना होगा, और डायमीटर ऑफ इम्पेलर कितना होगा। तो डायमीटर ऑफ इम्पेलर बराबर डी आई हम मान लेते हैं इसको, डायमीटर ऑफ इम्पेलर बराबर होता है 1/1/2 से लेकर के 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ आई का, डायमीटर ऑफ आई का, यानी अगर हम बोलेंगे 1/1 1/1/2 इंटू जो डायमीटर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 20 है, या तो यहाँ से लेकर के कहाँ तक होगा 3 × 20। अब हम इसको देखते हैं हिसाब किताब लगा के, ठीक है, अब इसका हिसाब किताब लगा के देखते हैं। इसको यहाँ से काटेंगे बच जाएगा 10, यानी कि 10 mm से लेकर के 60 mm के बीच में डायमीटर होगा, किसका होगा भाई, तो ये डायमीटर हो जाएगा डायमीटर ऑफ इम्पेलर, इम्पेलर का डायमीटर। क्या हो रहा है, इम्पेलर तो इम्पेलर नहीं बुझा रहा है, कल का वीडियो जाके देखो यार, कल परसों हम लगातार 2 दिन पंप का क्लास लिए हैं और बहुत ही डिटेल में समझाए हैं। आपको लगेगा एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दीजिए तो हो जाएगा, अभी समय है इसलिए थोड़ा धीरे करवा रहे हैं ताकि पंप थोड़ा सा ट्रिकी है, समझे। तो डायमीटर ऑफ इम्पेलर आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान के चलिए आपको बोल दी जाएगा कि डायमीटर ऑफ इम्पेलर, डायमीटर ऑफ इम्पेलर जो है वो मान के चलिए कितना बोल दिया है, मान के चलिए बोल दिया है 60 mm है, ठीक है। तो आपको बताना है कि आई ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फैन कितना हो जाएगा, आई ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फैन का डायमीटर कितना हो जाएगा, बताओ। तो आप यहाँ पर भी सेम तरीका का अपनाएंगे, सेम तरीका क्या था, हमने कहा था 1/1/2 से लेकर के 3 टाइम्स होगा, है ना, 3 टाइम्स इंटू आई बराबर हो जाएगा 60 mm, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो 3x बराबर 60, x बराबर 60/3, 3 से काटेंगे तो 20, यानी कि x बराबर हो जाएगा 20 mm। तो 20 mm तक हो जाएगा, और यहाँ पे पहला वाला डाटा क्या हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग गुन के देखते हैं, 1/1/2 इंटू एक्स बराबर 60। तो इसको आप इंटू करते हैं, यहाँ पे 2 एकम 2 एक 3, 3/2 हो जाएगा, 3/2 इंटू एक्स बराबर 60, ठीक है। तो इसको इंटू कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3x बराबर हो जाएगा 120, x बराबर हो जाएगा 120/3, काटेंगे इसको, है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 चक 12 यानी 40। तो कुल मिला करके इसका आंसर ऐसा हो जाएगा कि 20 mm से लेकर के 40 mm जो होगा वो डायमीटर ऑफ इम्पेलर होगा, क्या होगा, डायमीटर ऑफ इम्पेलर होगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ये ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज पता रहेगा ना तो आप हेवी चीज भी निकाल लेंगे। आपको बेसिक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, क्योंकि यह ध्यान रहे आप गेट का तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो गेट लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, है ना। इस बार जो एनसीएल में पूछा वो भी कॉन्सेप्चुअल था, गेट लेवल का नहीं था भाई, है ना। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता तो आपका हो जाता। अगर आप मेरा जनरल सेफ्टी वाला वीडियो देखे होंगे तो उससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ गया होगा भाई। तुम जाके देखो तो सही, आप बोल रहे थे जनरल सेफ्टी क्यों पढ़ा रहे, उल्टा पुल्टा चीज़ पढ़ाते हैं सर, ये सब कहाँ है सीएमआर में, दिखाइए तो। देख लिया ना बाबू, क्वेश्चन एनसीएल में पूछा था तो कभी भी ऐसा मैसेज मत करो, अभी बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा मैसेज आ रहा है, फ़ोन आ रहा है कि सर ओवर हो गया, ये सब समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा हो गया है। तो दे दो एमसीएल का परीक्षा, समझ जाओगे। चलो, अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली भाल्व के ऊपर, ठीक है। अगला क्लास में आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, ज़्यादा उसमें है नहीं, ये वो कर्व ग्राफ है ना। तो बाकी तो हम आपको बता ही दिए, बर्नौली थ्योरम वगैरह बता ही दिए हैं, है ना। और कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं है, बहुत ऊपर लेवल का न्यूमेरिकल हम आपको बताने वाले अभी नहीं है ना, क्योंकि आपका समय भी कम है और उस लेवल का पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ टाइप का पूछता नहीं है। मैकेनिकल इफिशियंसी एक न्यूमेरिकल है, मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ पंप। मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ पंप होता है एचपी इन वाटर,
डिवाइडेड बाय HP इनपुट टू सम्प पंप शाफ्ट, पंप शाफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कितना HP आप उसको दे रहे हैं, पावर, पावर कितना दे रहे हैं, पावर कितना दे रहे हैं, और कितना यूज कर पा रहा है, कितना यूज कर पा रहा है। ठीक, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ पंप। ठीक है ना, मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ पंप। मान के चलिए कि एक आदमी है, आदमी 8 घंटा कहीं पे नौकरी कर रहा है। ठीक है, इस 8 घंटा में उससे मात्र 4 से 5 घंटा, 4-5 छोड़िए, 6 घंटा काम लिया जा रहा है। कितना काम लिया जा रहा है? 6 घंटा काम लिया जा रहा है। 2 घंटा वो खाली बैठा रहता है, उसका कोई काम नहीं है। 6 घंटा उससे काम लिया जा रहा है कि हाँ ये कर दो वो कर दो, उसका 2 घंटा बैठा के रख रहे हैं, कोई काम नहीं है। तो ये 2 घंटा तो बेकार जा रहा है ना भाई। तो इसी तरह से पंप में भी होता है। पंप में हम पावर दे रहे हैं कुछ और, लेकिन उसके अंदर में मेंटेनेंस नहीं हुआ, सही से स्क्रू नहीं घूम रहा है, जाम है, उसका ग्रीसिंग नहीं कर रहा है टाइम पे, तो उसके कारण जो पावर हम दे रहे हैं उतना पावर का पानी निकाल नहीं पा रहा है। तो उसी को बोलेंगे मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ पंप। कितना इस्तेमाल हो रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है, डिवाइडेड बाय कितना पावर दे रहे हैं, कितना पावर दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी। इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इफिशियंसी बोलते हैं। इसको अगर हम टेक्निकल टर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, वाटर का HP कितना पानी फेंक पा रहा है, कितना पावर से। ठीक है, डिवाइडेड बाई है ना, HP फॉर ड्राइविंग मोटर, HP फॉर ड्राइविंग मोटर। ठीक है, चलिए यही हो जाएगा फॉर्मूला मैकेनिकल इफिशियंसी का। तो सिंपल भाषा में समझिएगा तो आप इसको खोल के लिख सकते हैं कल फ्यूचर में। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, चलिए यहाँ पे और ज़्यादा कुछ ऐसा डिटेल बचा नहीं, एक क्लास में खत्म हो जाएगा, कल नहीं पढ़ जाएगा आपका ये चैप्टर। ठीक है, कल नहीं पढ़ जाएगा। अगला टॉपिक कमेंट करके बताइए क्या चाहते हैं, क्या पढ़ा दे, कमेंट करके बता देना। ये सब जितना दे रहे हैं सब प्राइवेट वीडियो है, एक आधे को वीडियो ब्लैक डायमंड में जाता है, बाकी सब प्राइवेट है भाई, है ना। प्राइवेट में एक सिंबल रहता है, आप जो भी वीडियो देखो ना, वीडियो के नीचे देखना ऐसे करके रहेगा, ऐसा सिंबल रहेगा, वो प्राइवेट वीडियो होता है। ठीक है, तो मत सोचो कि यूट्यूब में डाल रहे हैं तो आप सब देख सकते हैं। चलो अब आते हैं कुछ बेसिक और भी कॉन्सेप्ट जो पूछ सकता है और पूछा है कुछ कुछ बार, कभी कभार, है ना। जस्ट सेकंड, किताब हम कहाँ रखे थे, अंडरलाइन करके हम लिखा दे रहे, एक बार मेरे को याद नहीं है डाटा। चलिए, डीजे देशमुख बहुत अच्छा किताब है यार, बहुत ज़बरदस्त किताब है। कोई बंदा अगर इसको एक बार पढ़ेगा ना तो आपको लगेगा डिफ़िकल्ट, लेकिन एक बार अगर समझ जाइएगा तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा, है ना। एक बार देख लेता हूँ कितना देर हुआ। चलिए अब आते हैं हम भाल्व के ऊपर। अब आते हैं हम कहाँ? भाल्व के ऊपर। टॉपिक डालिएगा वाल्व, वाल्व यूज्ड इन पंप, वाल्व यूज्ड इन पंप। देखो कुछ वाल्व होते हैं जिसका कुछ स्पेशल काम होता है, कुछ वाल्व होते हैं जिसका कुछ स्पेशल काम होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझते हैं, कैसे समझेगा। मान के चलिए कि ये क्या है, ये एक संप है। संप में आपने क्या डुबाया, एक सक्शन ट्यूब डुबाया, और सक्शन ट्यूब जो है वो मोटर से कनेक्टेड है। ये क्या है भाई? मोटर। ठीक, ये मोटर से कनेक्टेड है। ठीक है, सक्शन ट्यूब, है ना। इस सक्शन ट्यूब के अंदर कोई भाल्व रहेगा। क्यों लगाया जाता है भाल्व, समझिएगा। पानी मान के चलिए इधर से जा रहा है, 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 अचानक से लाइन कट गया, लाइन कट गया यानी बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चला गया। तो अब चला गया तो पानी का वजन तो होगा ना भाई, है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल प्रेशर यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो लगेगा पानी का। तो जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा वो पानी वापस से फेंकने लगेगा नीचे, वापस से जाने लगेगा नीचे, वापस से जाने लगेगा नीचे, वापस से जाने लगेगा नीचे। अब ये नीचे जाएगा तो समस्या है ना भाई, मेरा सक्शन ट्यूब खाली हो जाएगा, पंप जो है पूरा जाने लगेगा नीचे। तो इसीलिए हम लोग बीच में क्या करते हैं, एक नॉन रिटर्न वाल्व लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉन रिटर्न वाल्व लगाते हैं। ठीक है, अगर ये सक्शन ट्यूब पे लगा रहे हैं, ये हम कहाँ लगा रहे हैं, अगर सक्शन ट्यूब में लगा रहे हैं तो ऐसे नॉन रिटर्न वाल्व को क्या कहा जाता है? ऐसे नॉन रिटर्न वाल्व को कहा जाता है फुट वाल्व। फुट वाल्व क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर आदमी है, उसका 2 हाथ है, मुड़ी है, आदमी है, इसके बाद उसका 2 हाथ है, फिर शरीर है, फिर शरीर के बाद टांग है,
तो टांग होता है सबसे लास्ट पोर्शन, उसके बाद तो जमीन में खड़ा रहता है, तो टांग क्या है, उसका फुट है, सबसे निचला पोजीशन है। उसी तरह से मोटर में जो सक्शन होता है वो सबसे नीचे होता है, इसीलिए इसको हम लोग फुट वाल्व कहते हैं। फुट वाल्व हम लोग कहाँ लगाते हैं, सक्शन में, ध्यान रखिएगा। सक्शन सबसे लास्ट पोर्शन होता है, तो फुट वाल्व सक्शन, फुट वाल्व सक्शन, फुट वाल्व सक्शन, बस यही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, इससे ज्यादा किताब में दिया भी नहीं, खोज लो जाके। चलो, फुट वाल्व कहाँ लगाया जाता है, सक्शन में, ठीक है। तो लिख लो, फुट वाल्व, फुट वाल्व पंप का सक्शन ट्यूब में, सक्शन पाइप में लगाया जाता है, लगाया जाता है। नॉन रिटर्न वाल्व के बारे में क्या है भाई, कि मान के चलिए इधर से प्रेशर जा रहा है, तो इधर से प्रेशर जा रहा है तो ढक्कन खुल जाएगा, ढक्कन क्या होगा, ढक्कन खुल जाएगा। लेकिन अगर रिवर्स में प्रेशर आ रहा है, मान के चलिए इधर से प्रेशर आ रहा है, तो इस कंडीशन में ढक्कन जो है बंद रहेगा, क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो इसी को बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। चलिए अभी एक अगला टर्म समझते हैं, फुट वाल्व हो गया। अब हम लोग समझते हैं आगे, मान के चलिए मोटर है, इसका सक्शन ट्यूब आया और ये सम्प था, है ना। इसके बाद यहाँ से डिलीवरी पाइप लगा हुआ है, और डिलीवरी पाइप जहाँ के कहीं पे पानी फेंक रहा है, ठीक है। तो ये जो डिलीवरी पंप है, या डिलीवरी कॉलम बोलेंगे इसको, उस जगह पे लगा रहता है एक वाल्व। क्यों लगा रहता है, सेम कारण से। अब पाइप में पानी भरा हुआ है, पाइप में पानी भरा हुआ है, लाइन कटेगा तो पानी रिवर्स आने लगेगा, तो रिवर्स आने लगेगा तो रोकेगा नहीं, तो फिर पूरा पानी मोटर में चला जाएगा, या फिर मोटर से नीचे करके सम्प में चला जाएगा, तो पूरा सत्यानाश गुड़ गोबर हो जाएगा। तो ऐसे जगह पे हम लोग डिलीवरी कॉलम में एगो पंप भाल्व लगाते हैं। इस भाल्व को क्या कहते हैं, इस भाल्व को कहते हैं मेन भाल्व, मेन भाल्व, क्या कहते हैं इसको, मेन भाल्व कहते हैं। इसका एक दो ठो और नाम है ना, इसका एक ठो दो ठो और नाम है, जिसके इसको हम लोग मेन भाल्व भी कहते हैं, इसको हम लोग गेट भाल्व भी कहते हैं, गेट भाल्व, है ना, इसको हम लोग गेट भाल्व भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्लुइस, SLIC, स्लाइस वाल्व भी कहते हैं, स्लाइस भाल्व भी कहते हैं। ये तीनों नाम है इसका, तीनों नाम है इसका। तो लिखिएगा, यही वाला लिखिएगा, जो मेन भाल्व है या गेट भाल्व है या स्लाइस भाल्व है, ये कहाँ लगाया जाता है भाई, डिलीवरी कॉलम में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, डिलीवरी कॉलम में लगाया जाता है। समझ के चलिए कि आदमी का मूड़ी है, आदमी का मूड़ी है, आदमी है, आदमी का मूड़ी होता है, मूड़ी के बाद शरीर होता है, हाथ होता है, और पैर होता है, यही होता है भाई, है। तो पैर में क्या लगा है, फुट वाल्व लगा है, फुट वाल्व। मूड़ी में क्या लगा है, मेन भाल्व लगा है, ठीक है, मेन भाल्व लगा है मूड़ी में, ठीक। अब आते हैं आगे, हाथ पैर पेट का बात करते हैं। चलो, समझने के दृष्टिकोण से है वो, है ना। अब आते हैं, एक होता है रिटेनिंग वाल्व, है ना, एक होता है रिटेनिंग वाल्व, है ना। अभी मान के चलिए कि, एक मिनट नया ले लेते हैं यार स्लाइडर, इसमें बड़ा दिक्कत आ रहा है, कोई बात नहीं, नया स्लाइडर ले लेते हैं, ज़्यादा लिखने से स्लाइडर का कैपेसिटी खत्म हो जाता है। चलिए, तो अभी हम थोड़ा देर पहले क्या बताया, हमने बताया कि एक मोटर होता है, उस मोटर में एक तो होता है डिलीवरी कॉलम, डिलीवरी कॉलम, जहाँ से पानियाँ बाहर फेंकता है, और एक होता है आपका सक्शन ट्यूब, एक होता है सक्शन ट्यूब। सक्शन ट्यूब में फटाक से बताइएगा मन में, कौन सा वाल्व लगाते हैं, तो फुट वाल्व। डिलीवरी कॉलम में कौन सा वाल्व लगाते हैं, तो दो ठो वाल्व होता है इसमें, एक तो हो गया मेन वाल्व, एक तो हो गया मेन वाल्व। अगर मान के चलिए मेन वाल्व खुला रह गया, किसी कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम से खुला रह गया, तो एक सौ दूसरा वाल्व भी रहता है, जिसको बोलते हैं रिटेनिंग वाल्व, रिटेनिंग वाल्व, ठीक है, रिटेनिंग वाल्व। डिलीवरी कॉलम में मतलब डिलीवरी कॉलम में एक तो और वाल्व रहता है, जब पंप बंद हो जाए और मेन वाल्व खुला रहे तब काम आता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेनिंग वाल्व, ठीक है, रिटेनिंग वाल्व इसको हम कहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सक्शन पाइप में क्या लगा रहता है, फुट वाल्व। डिलीवरी कॉलम में दो ठो वाल्व हो गया, एक तो मेन वाल्व जिसको स्लाइस वाल्व भी कहते हैं, जिसको गेट वाल्व भी कहते हैं, और दूसरा हो जाता है रिटेनिंग वाल्व। रिटेनिंग वाल्व कब काम करता है, जब आपका मेन वाल्व खुला रह गया तब काम करेगा, है ना, नहीं तो मेन वाल्व आपका काफ़ी है, ठीक है। चलिए, मान के चलिए आपके घर में सिलेंडर खत्म हो गया है, आपके फादर साहब घर में नहीं है, तो फिर अगला आप ही है ना जो जाके सिलेंडर लेके आएंगे, घर का काम करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है रिटेनिंग वाल्व। रिटेनिंग वाल्व क्या है, रिटेनिंग वाल्व बेटा है, यानी लड़का है, ठीक है, और मेन वाल्व क्या है, बाप है। चलिए, समझने का लॉजिक है। और फुट वाल्व पैर है,
कुछ भी समझिए, बस समझिए, ठीक है। इससे ज़्यादा किताब में ना दिया है ना आपसे पूछेगा। चलो, अब आते हैं, एक ठो होता है बाईपास वाल्व। बाईपास वाल्व, मान के चलिए ऐसा हो गया कि लाइन कट गया, लाइन हो गया कट। अब आप क्या थे, आपने मोटर लगाया, ये क्या है भाई, मोटर है। मोटर से ये डिलीवरी कॉलम है, ये क्या है, ये डिलीवरी कॉलम है, स्पेलिंग पे मत जाइए, जज्बात समझिएगा। और ये आपका सक्शन ट्यूब है, ये क्या है, सक्शन ट्यूब है, ठीक है। तो मान के चलिए ऐसा है कि डिलीवरी वाल्व में जो मेन वाल्व था, ये आपका क्या है, मेन वाल्व है ना। ये मेन वाल्व बंद हो गया, लाइन कट गया तो बंद हो गया, तो पानी जो है वो यहीं पे ठहर गया, पानी क्या है, यहीं पे ठहर गया। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर का पाइप का पानी पूरा खाली कर दें, मेंटेनेंस का काम हमको करना है, तो हम मेंटेनेंस का काम करना चाहते हैं। या हो सकता है जो सक्शन ट्यूब है, ये ट्यूब खराब हो गया हो, मेरा डिलीवरी ट्यूब खराब हो गया, जाम हो गया, कोई कारण है जिसका कारण हम ट्यूब चेंज करना चाहते हैं, या फिर कोई अलग लाइन से कनेक्शन लेना चाहते हैं, अलग जगह पे पानी छिड़कना चाहते हैं। ये लाइन क्या है, ये फिक्स्ड लाइन है, दीवार में एकदम फिक्स कर दिए हैं इसको, जैसे घर का पानी होता है ना, लेटरिन का टंकी वाला जो पाइप वाइप जाता है सब फिक्स रहता है ना। उसी तरह से ये मान के चलिए फिक्स है, अलग से हम लेना चाहते हैं, तो मेन वाल्व की जगह पे हम क्या करेंगे, इधर से पाइप लाएंगे और एक भाल्व लगाएंगे, और भाल्व लगा के बाद फिर दूसरा पाइप से जोड़ देंगे या उसी पाइप में जोड़ देंगे। इसको बोलते हैं बाईपास वाल्व, बाईपास वाल्व, ठीक है। बाईपास वाल्व से हम पानी पास करते हैं और जब चाहे इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाईपास वाल्व यही होता है, ओके। अब हम एक बार रिकैप करते हैं फटाफट, फटाफट आपको मन में बोलना है मेरे साथ। कहिएगा, फुट वाल्व कहाँ लगता है, फुट वाल्व कहाँ लगता है। दूसरा है मेन वाल्व कहाँ लगता है, मेन वाल्व का एक और नाम है गेट वाल्व, गेट वाल्व। एक और नाम है स्लाइस वाल्व, SLUIC, स्लाइस वाल्व, ठीक है। ये कहाँ लगता है। इसके बाद एक आता है रिटेनिंग वाल्व, रिटेनिंग वाल्व। इसके बाद एक आता है आपका बाईपास वाल्व, बाईपास वाल्व, ठीक है। तो फुट वाल्व लगता है आपका सक्शन ट्यूब में, सक्शन ट्यूब में। मेन वाल्व लगता है डिलीवरी डिलीवरी कॉलम में, है ना। रिटेनिंग वाल्व लगता है जब मेन वाल्व काम ना करे, मेन वाल्व काम ना करे, यानी कहाँ लगता है, डिलीवरी कॉलम में ही लगता है। बाईपास को कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पानी को बाईपास कराना हो, जहाँ पानी को बाईपास कराना हो, ठीक है। नाम से ही पता है बाईपास वाल्व लगाया जाएगा। तो ये 4 टाइप के वाल्व का जनरली इस्तेमाल किया जाता है पंप में, ठीक। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। आप किताब पढ़िएगा तो ये सब चीज़ आपको मिलेगा, है ना। बस थोड़ा वो टेक्निकल भाषा में लिखा है तो आपको समझने में दिक्कत होगा, हम इसको सिंपल भाषा में समझा दिए। एयर लॉक्स, सॉरी यहाँ पे एयर लॉक्स नहीं होगा, एयर कॉक्स होता है। तो समझ के चलिए, जब आप प्राइमिंग कर रहे हैं ना, प्राइमिंग क्या होता है, प्राइमिंग क्या होता है, जैसे टूलू पंप है ना, जैसे आपका, जैसे आपका टूलू पंप, ठीक है। तो टूलू पंप में ऊपर वाला सक्शन वाला ट्यूब में आप क्या करते हैं, पहले पानी भरते हैं। पानी क्यों भरते हैं, क्योंकि इसके अंदर में अगर हवा रहेगा ना, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में हवा घूमते घूमते गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद पाइप फट जाएगा, इसीलिए इसमें हम लोग प्राइमिंग करते हैं। तो जब प्राइमिंग करते हैं तो प्राइमिंग करने के बाद, है ना, प्राइमिंग करने के बाद, प्राइमिंग करने के बाद हम लोग एयर कॉक लगाते हैं, या फिर ये प्राइमिंग कर दिए हैं तो एयर कॉक लगाएंगे, या बंद हो गया तो हम लोग एयर कॉक लगा देंगे। तो बेसिकली एयर कॉक क्यों लगाते हैं, इसका ढक्कन को बंद कर देते हैं, यहाँ पे ढक्कन बंद कर देते हैं, एक तरह से इसको एयर लॉक समझ लीजिए। क्यों करते हैं ढक्कन बंद, ताकि इसमें हवा ना घुसे, है ना। अगर बंद रखे हैं, बंद अवस्था में रखे हैं, तो इसका ढक्कन बंद करके रख देंगे ताकि इसमें हवा ना घुसे, उसी को कहते हैं एयर कॉक। क्या कहते हैं, एयर कॉक्स। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक क्लास और लगेगा, छोटा मोटा टॉपिक बचा है उसको कवर कर देंगे, है ना। बाकी यार ऐसे कुछ है नहीं, बाकी खाली समझने वाला चीज़ है, समझने वाला चीज़ लेके आपको डराया है, तो आपको डरना नहीं है, सिंपल कॉमन भाषा देहाती भाषा में समझते समझते चलना है, आप पूरा चैप्टर को निपटा देना है, ठीक है, ओके। थोड़ा डीप लेवल का भी है, तो उस डीप लेवल को अभी फिलहाल हम लोग इग्नोर करेंगे, है ना। गेट लेवल का एग्जाम आपका नहीं है, तो थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, बाकी डिटेल में कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दिए हैं। चलिए, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।